हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 से इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर, हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूके ने किसके साथ अपना पहला मेजर पोस्ट ब्रेक्सिट समझौता पर साइन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। ब्रिटेन ने जापान के साथ अपने पहले बड़े पोस्ट ब्रेक्सिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य इन दोनों देशों के बीच लगभग 15 बिलियन पाउंड का व्यापार बढ़ाना है। यह समझौता यूके के जीडीपी को 0.07% बढ़ा देगा। हालांकि यह यूरोपीय संघ के साथ लुप्त हुआ व्यापार के केवल 1% है। इस समझौते के साथ जापान को निर्यात का 90% शुल्क से मुक्त किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, ब्रेक्जिट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनको भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 2016 में ब्रिटेन में हुए एक जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय यूनियन से यूनाइटेड किंगडम बाहर निकलने के लिए ब्रेक्जिट के रूप में कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों, जो यूरोपीय यूनियन संघ है, इससे ब्रिटेन जो बाहर निकलना चाहते हैं, इसी को ही ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। यार दोस्तों, यह जो जनमत संग्रह कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। आप इतने फैक्ट को याद रखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 14 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है, जो भारत भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अब दोस्तों, जो हिंदी दिवस है, इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। भारत के संविधान द्वारा भारतीय गणराज्य की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। दोस्तों, भारत में 2 आधिकारिक भाषा है, एक तो इंग्लिश और दोस्तों दूसरा है क्या है? हमारा हिंदी। जिस दिन हिंदी को भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, वह बेहर राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन भी था, जिन्हें भारतीय संविधान का मूल अपने पांड्य लिपि में चित्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय ने मल्टी कैप फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रभुति व विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मल्टी कैप स्कीमों में निवेश के एक सीमा निर्धारित कर दी है। अब दोस्तों, जो मल्टी कैप फंड क्या होता है, इसके बारे में जानिए। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है ये मल्टी कैप फंड, जो अपने निवेश को 3 श्रेणियों छोटे, मध्य और बड़े कैपों में विस्तारित करते हैं। परिवर्तित नियम के अनुसार देखिए दोस्तों, किस तरह से इसमें लागू होगा। मल्टी कैप फंड के तहत इक्विटी में 65% का न्यूनतम निवेश इक्विटी में अपना कुल संपत्ति का 75% निवेश करने के लिए बढ़ाया गया है। लार्ज कैप कंपनियों तथा मिड कैप कंपनियों तथा स्मॉल कैप कंपनियों के बीच प्रत्येक में 25% की न्यूनतम हिस्सेदारी के साथ 75% का न्यूनतम निवेश के लिए आवंटित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। साथ ही दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वह बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना की सहायता करेंगे।
वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से कोविड-19 विस्तारित तालाबंदी तथा महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है तथा प्रत्येक फुटबॉल खिलाड़ी, साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी है डेविड बेकहम, यह विश्व स्तर पर अभियान का चेहरा बने हैं। यहाँ पर दोस्तों जो डेविड बेकहम है दोस्तों, इसे विश्व स्तर पर सेलिब्रिटी ऑफ एडुकेट बनाया गया है और वो विश्व स्तर पर है। और भारत के लिए किसको बनाया गया, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। आप इतने क्वेश्चन को यहाँ पर याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम्स के साथ जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम्स के साथ जोड़ा गया है, जो कि नागरिकों को देश के किसी भी भौगोलिक हिस्से से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों यह जो सीपी ग्राम्स है, इसका क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। इसको अभी भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जम्मू, श्रीनगर और रियासी जिला में शुरू किया जा रहा है। यह प्रणाली वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो सीपी ग्राम्स जो है, इसे 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसमें दोस्तों जो मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को भी यह प्रस्थापित किया था। और दोस्तों साथ ही इसके बारे में और जान लेते हैं, जैसे केंद्रीयकृत GRAMS क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। यह एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत निदेशालय और प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक शिकायत विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने खान मंत्रालय की NPV शुल्क माफी मांग याचिका को खारिज कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खान मंत्रालय की NPV शुल्क माफी याचिका को खारिज कर दिया है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्र के पुनरीक्षण तथा अन्वेषण हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य शुल्क को माफ किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। अब दोस्तों जो ये जो है NPV, दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में जानिए। इसका तो देखिए इसके बारे में, यह उस मूल्य को मौद्रिक सन्निकट से है जो कि वन भूमि के किसी भाग को नष्ट किए जाने के कारण खो दिया जाता है। इस छूट के मांग के कारण दोस्तों क्या है, तो किस लिए इस छूट का मांग किया गया है उसके बारे में जानते हैं। अन्वेषण के लिए चुने गए सभी क्षेत्रों को खदानों में परिवर्तित नहीं किया गया, बल्कि इनमें से मात्र 1% खनन ही के लिए परिवर्तित किया गया है। और दोस्तों इस जो है इसको क्यों खारिज किया गया है इसका भी वजह देख लीजिए। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस तरह के छूट देने का कोई भी दोस्तों अनुबंध नहीं है, जिसके कारण इसे खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मेथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन मेथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया में अध्ययन से यह पाया गया कि कृष्णा गोदावरी अर्थात केजी बेसिन में जमा होने वाला मेथेन हाइड्रेट एक समृद्ध यौगिक है, जो कि मेथेन और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही दोस्तों अब जो ये मेथेन ईंधन कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राप्त हुआ है, इसके महत्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह एक स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 घन मीटर
मेथेन हाइड्रेट में 160 से 180 घन मीटर मेथेन होता है। और दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कितने मात्रा में इसको खोजी गई है। केजी बेसिन अर्थात दोस्तों जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, यह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के कुल 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आप आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए। दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान में कैपिटल कौन है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में कैपिटल हैदराबाद है। परंतु दोस्तों इसका प्रस्तावित कैपिटल कौन है, तो है अमरावती आंध्र प्रदेश का प्रस्तावित कैपिटल है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1900 दोस्तों ये 53 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और यह भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। साथ ही दोस्तों यह आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है। और दोस्तों वर्तमान में आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश का गवर्नर है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने आभासी न्यायालयों द्वारा सुनवाई की गई कार्य प्रणाली में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कार्मिक लोक प्रशासन कानून और न्याय संबंधी समिति ने आभासी न्यायालय तथा न्यायालयों द्वारा सुनवाई की गई कार्य प्रणाली में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कोविड-19 के परिदृश्य के पश्चात भी आभासी न्यायालयों को जारी रखा जाए। ट्रैफिक चालान और अन्य छोटे अपराधों से संबंधित एक निश्चित श्रेणी के मामलों को नियमित अदालत से आभासी अदालतों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इससे नियमित अदालतों की लंबित मामलों में कमी आएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स और तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डेटा गोपनीयता तथा डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी यहाँ पर समाधान करना चाहिए। इसने दोस्तों ये अपने रिपोर्ट में कहे हैं। साथ ही यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं, ये जो समिति है कार्मिक लोक प्रशासन तथा कानून न्याय संबंधित समिति है, यह एक कानून और न्याय मंत्रालय तथा कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दायरे में एक संसदीय समिति के रूप में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रधानमंत्री की हालिया 3 प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिया है, उसके यहाँ पर विचार करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला कथन क्या कहता है, 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड जो पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। और यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एलपीजी बाटलिंग तथा प्लांट पूर्व चंपारण और बांका में खोले जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा कथन है, यहाँ पर ये परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन पहला इसमें का आंसर कौन कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला कथन सही है और दूसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा कथन है ये गलत है, क्योंकि इसके बारे में यह बिहार से संबंधित है। चलिए दोस्तों यहाँ से कुछ से संबंधित जो आंसर सही रहेगा उसके बारे में पर बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए सही होगा, इसका जो पहला और दूसरा जो कथन है दोस्तों वो सही है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दोस्तों जो पहला कथन दिया गया था यह है, पहली परियोजना 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड है जो पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल झारखंड तथा बिहार से होकर गुजरती है। यहाँ पर दूसरा कथन दिया गया था दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। पूर्वी चंपारण और बांका में से 2 नए एलपीजी बाटलिंग प्लांट की लोकार्पण किया जाएगा, ये भी सही है। इस प्लांट की एलपीजी स्टोरेज क्षमता 1800 टन और बाटलिंग क्षमता 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन से होगी। और यह संयंत्र बिहार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तीसरा कथन था जो गलत है दोस्तों, उसके बारे में जानिए कि वास्तव में इसका क्या सही है। ये परियोजनाएं बिहार राज्य में घोषित की गई है और इनकी जो स्थान है ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के देखरेख तथा पीएसयू
कंपनियों के इंडियन ऑयल तथा एल HPCL के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री का एक खेप भेजा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, नेपाल को भारत सरकार ने एक राहत सामग्री के तहत भेजा है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत ने नेपाल को आपदा राहत सामग्री का एक खेप सौंपी है। भारत सरकार की तरफ से भारतीय दूतावास मिशन उप प्रमुख नामगया सी खम्पा ने भारत सरकार की ओर से सामग्री नेपाल इंडियन ह्यूमन फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष चंदा चौधरी को सौंपा है। साथ ही दोस्तों, यह जो राहत सामग्री पहुंचाया है, इसका नेपाल से संबंधित क्या महत्व है, इनके बारे में जानते हैं। यह हाल ही में नेपाल के विभिन्न जिलों में बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण हुए विनाश और जनहानि के मद्देनजर दिया गया है और यह राहत सामग्री बाढ़ से प्रभावित तथा भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए जारी किए गए टेंट तथा प्लास्टिक शीट भी शामिल थे। यह प्रभावित जिले में सिंधु पालचोक तथा कैलाली, महोट्री और नवलपरासी तथा सरलाही जिलों में स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय के साथ विस्तृत किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन जिसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाल ही में इसका दोस्तों आपको आंसर बताना है। हाल ही में समाचार में किसके द्वारा पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 तैयार किया गया है, इसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको बताना है। साथ ही दोस्तों, कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन इसका आंसर है। हाल ही में पहली बार कब इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर 2, 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस मनाया गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।